आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी मनोविज्ञान के अगले लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपने पार्ट 1 जरूर देख लेना है, जहां पर हमने कवर किया है आपकी यूनिट नंबर 1 के सभी पीवाईक्यूज, उसमें से जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वाले हैं वो। इस पार्ट नंबर 2 के अंदर हम और चीजें देखने वाले हैं और पीवाईक्यूज लगाने वाले हैं, और उसी के साथ आपने ये मेंबरशिप प्लान लिया हुआ है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अभी आप जो है सारे के सारे पीवाईक्यूज एग्जाम से पूर्व सॉर्ट करते हुए जाएंगे, और उसी के साथ साथ अगर इनमें से गलती से आरपीएससी ने कुछ भी फेंक दिया आपके सामने तो उसको आप आराम से 0.5 नंबर वहां से लेके आएंगे बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पूर्व अगर आपने ये पीवाईक्यू ई बुक अभी तक नहीं लिया है, ये वाला आरपीएससी वाला, तो इसको आप जरूर ले लें। 14 से लेके 23 तक के सभी सवाल आपको मिल जाएंगे इसमें, और उसके साथ उसकी आंसर की भी रहेगी। बात करेंगे हम सबसे पहले सवाल नंबर 123 की। इसके पहले हमने 122 तक कवर कर लिया था आपकी यूनिट नंबर 1 जो चल रही है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। सवाल नंबर 123 में क्या बोल रहे हैं आपसे बोल रहे हैं यहाँ पर एसडीटी थ्योरी के बारे में, यानी कि सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के बारे में। संकेत उपलंबन या फिर संज्ञापन सिद्धांत के प्रमुख 4 तत्व कौन से हैं, इसको आपने कभी न कभी अपने मास्टर्स में, अपने बैचलर्स में, या जो भी आपने पढ़ाई की है इसमें आपने कभी ना कभी इस चीज को पढ़ा होगा, इस थ्योरी के बारे में जिसका नाम है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। अब जैसे आपको बताया था पिछले वीडियो में, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आपके ग्रीन एंड स्वेट से। ठीक है, तो इस थ्योरी को किसके द्वारा दिया गया है? सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। अगली बार अगर आपसे सवाल पूछेंगे तो आप क्या मार्क करेंगे? ग्रीन एंड स्वेट्स के द्वारा ये थ्योरी दी गई है, क्योंकि आप किसी उद्दीपक को किस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके सामने एक बेल का साउंड किया जाए तो आप इस उद्दीपक को किस प्रकार से देखेंगे, किस प्रकार से उसको आप यहाँ पर फील करेंगे, किस प्रकार से उसको आप डिटेक्ट कर पाएंगे। पूरी की पूरी कहानी इस प्रकार से है। जब बेल बजेगी, आपने बोला यस बेल बजी, तो वो एज अ हिट काउंट किया जाएगा। जब बेल नहीं बजेगी और आप बोलेंगे वहां पर क्या है, आपने उसको वहां पर बोल दिया कि यस बेल बजी हुई है, तो वो किस में काउंट होगा? वो आपके फॉल्स अलार्म में काउंट होगा, करेक्ट रिजेक्शन में काउंट होगा, या फिर फॉल्स रिजेक्शन में वहां पर काउंट होगा। ठीक है, तो आपके सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के अंदर 3 चीजें रहती हैं, वो है आपकी हिट, फॉल्स रिजेक्शन, करेक्ट रिजेक्शन और फॉल्स अलार्म। ना घंटी बजी, ना आपने बोला घंटी बजी, वो क्या आएगा? वो आएगा आपका करेक्ट रिजेक्शन। ठीक है, और आपका फॉल्स रिजेक्शन क्या है? आपने क्या कर दिया, वहां पर घंटी बजी लेकिन उसको आप वहां पर फील नहीं कर पाए, उसको आपने डिटेक्ट नहीं कर पाए वहां पर। ठीक है, तो हिट कल्पित विगलन, सही विगलन और कल्पित दर जो है वो इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है आपको ग्रीन एंड स्वेट्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है, इसलिए फैक्चुअल सवाल है आपका। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपको। ठीक है, इसको आपको याद ही करना होगा कि इसके अंदर ये चीजें होती है। ओके, और अगर आप थ्योरी लेक्चर्स देख रहे हैं हमारे, उनको एक्सेस आपके पास है थ्योरी लेक्चर्स का, तो वहां भी आपको एक कवर मिल जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है आपके सामने यहाँ पर, मेथड ऑफ लिमिट्स। मेथड ऑफ लिमिट्स इज आल्सो नोन एज, सीमा विधि को इससे भी जाना जाता है। अब सीमा विधि क्या होती है? अब जो आपने ऊपर वाले सवाल के अंदर किया, कहीं ना कहीं इस सवाल का संबंध भी उसी से है कि जो भी सिग्नल है, ठीक है, जो भी सिग्नल या जो भी स्टिमुलस है, ठीक है, उसको, उसके बारे में हमको क्या करना है? जब हमको चेक करना है उसके बारे में सेंसरी थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड का कंसेप्ट आई होप आपको मालूम होगा। यहाँ पर थ्रेशोल्ड क्या होता है? एक निरंतर सीमा। ठीक है, कि किस सीमा तक आपको ये महसूस हो रहा है, किस सीमा तक आपको महसूस नहीं हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कभी कभी हम इसको मतलब बढ़ा के देख सकते हैं, कभी कभी इसको हम घटा के देख सकते हैं कि ये सेंसरी थ्रेशोल्ड किस प्रकार से काम कर रहा है प्रत्येक अलग अलग इंडिविजुअल के लिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम मेथड ऑफ लिमिट्स। ठीक है, और इसी मेथड ऑफ लिमिट्स का दूसरा नाम क्या है? वो है आपका मेथड ऑफ मिनिमल चेंजेस। अब यहाँ पर न्यूनतम परिवर्तन विधि क्यों बोल रहे हैं, मेथड ऑफ मिनिमल चेंजेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप उसको धीरे धीरे या तो इंक्रीज कर रहे हैं, मिनिमली उसको चेंज कर रहे हैं, या फिर उसको आप मिनिमली यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं। ना तो यहाँ पर आपका एडजस्टमेंट काम करेगा, ना यहाँ फ्रीक्वेंसी और राइट और रॉन्ग क्या है, नहीं। अब ये कौन सी प्रोसीजर है? ये है आपकी एक साइकोफिजिकल प्रोसीजर। ठीक है, ये कौन सी है? एक प्रकार की आपकी मनोभौतिकी वाली प्रक्रिया है। ठीक है, एक प्रोसेस है यहाँ पर। अब जैसे ही आपके दिमाग में ये नाम ध्यान आएगा साइकोफिजिक्स, आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे एक व्यक्ति के ऊपर जिसका नाम है गुस्टाव फेशनर। ये जो गुस्टाव फेशनर व्यक्ति है, इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 1801 के अंदर, और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ साइकोफिजिक्स। ठीक है, तो साइकोफिजिक्स के अंदर अलग अलग चीजें हैं, आपका कांस्टेंट वगैरह आएगा, वीबर्स लॉ आएगा, और भी कई सारी चीजें आएंगी, और उसी में आपकी एक चीज जो आती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका ये MOL। इसको आप ध्यान रखेंगे, MOL
मेथड्स ऑफ लिमिट्स, इसका एक और नाम है मिनिमल चेंजेस। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड के बारे में क्या है, थ्रेशोल्ड क्या होता है, ये है आपकी एक निरंतर सीमा। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर दो प्रकार की होती है, एक होता है आपका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और दूसरा होता है आपका यहाँ पर डिफरेंस थ्रेशोल्ड। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है, एब्सोल्यूट लीमन और डिफरेंशियल लीमन। आपकी अगर हम अलग से भाषा बात करें जर्मन भाषा के अंदर, तो इस प्रकार से इसको लीमन भी वहां पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो साइकोफिजिक्स आप पढ़ रहे हैं और उसी के अंदर से आपको एक और पढ़नी है थ्योरी, एसडीटी, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के बारे में। तो आई होप आपको ये सवाल क्लियर होगा कहां से आया है, क्यों आया है और उसके पीछे की वजह क्या है ना। तो यहाँ पर हम एडजस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं की बात नहीं कर रहे हैं। एक और चीज होती है आपकी यहाँ पर क्या, वो यहाँ पर दिया हुआ है आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऐसे नहीं होती, इसका फुल नेम क्या है, फुल नेम है इसका आपका यहाँ पर मेथड ऑफ कांस्टेंट एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्या करता है पार्टिसिपेंट, तब तक उसको चेंज करता जाता है जब तक उसको वो प्रॉपर्ली उस सेंसरी को या उस स्टिमुलस को प्रॉपर्ली वहां पर परसीव करना बंद कर देता है। ठीक है, लेकिन मेथड ऑफ लिमिट्स की जब भी आप बात करेंगे तो आपको मेथड ऑफ मिनिमल चेंजेस यहाँ पर ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 125 बोल रहा है, अब देखिए दोनों ही केसेस में आपको क्वेश्चन नंबर 5 आई मीन ऑप्शन नंबर 5 हमने हटा दिया है। इसको अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे हैं आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है एग्जाम के अंदर इस चीज की। अब देखिए अगला है, मानव कान की ध्वनि सुनने की सामान्यतः कितनी होती है। अगर आप ध्यान देंगे सेम टू सेम सवाल आपके यूजीसी नेट परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था, सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम सवाल। द ह्यूमन ईयर कैन जनरली हियर साउंड्स रेंजिंग फ्रॉम। तो अगर आप यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज लगाते हैं तो इससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपका सिलेबस जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन अगर आप वो पीवाईक्यूज भी लगाएंगे तो उससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा एज मिलेगा। आपके पास स्कोप सवालों को सॉल्व करने का एज अ मॉक वहां पर ज्यादा आपको मिलेगा और उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अगर आपके पास पीवाईक्यू ई बुक नहीं है यूजीसी नेट वाली तो उसको भी आप ले लें, दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है। आरपीएससी वाला भी जरूरी है आपके लिए सबसे पहले, और अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं पीवाईक्यू वाली ई बुक। ठीक है, जो आपकी यूजीसी नेट के लिए रहेगी। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या है, सबको मालूम है, सीधा सीधा इसका आंसर है, फैक्चुअल सवाल है आपका। और आप देखिए आपके इस एग्जाम के अंदर फैक्चुअल सवाल भी आ रहे हैं। ठीक है, तो फैक्चुअल सवाल भी आप सॉल्व कर पाएंगे बड़े आराम से। सवाल क्या है, थर्ड 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो हर्ट्ज जो है आपकी यहाँ पर वेव्स की तरह काम करेगी। इसके अंदर क्या क्या आएगा, आपका एम्पलीट्यूड आएगा, आपकी वेवलेंथ आएगी, उन सबको भी आप पढ़ लें, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको वो यूजफुल रहेगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट और नेम ऑफ द थ्योरी। अगर आप देखें कहां से लिया गया है कंसेप्ट, ये लिया गया है आपके अटेंशन वाले पार्ट से ही चल रहा है। ठीक है, ब्रॉडबैंड, ट्रीजमैन, जॉनस्टन एंड हाइंस और मिलर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ब्रॉडबैंड, ट्रीजमैन, जॉनस्टन एंड हाइंस और मिलर यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप सिंपल सा देखें तो देखिए दो लोगों को चीजें मालूम है, मतलब आप लोग को दो चीजें कंफर्म मालूम होंगी, पहला ब्रॉडबैंड और मिलर। मिलर ने क्या दिया है आपको, मिलर ने दिया है आपको मैजिक नंबर के बारे में 5 7 प्लस माइनस 2। ठीक है, ये आपको मैजिक नंबर दिया है। ब्रॉडबैंड ने क्या दी हुई है आपको, ब्रॉडबैंड ने आपको फिल्टर थ्योरी दी हुई है। लेकिन कहानी कहां से घूमती है, कहानी घूमती है ट्रीजमैन एंड जॉनस्टन एंड हाइन से। ठीक है, अब ये फैक्चुअल सवाल है, आपको इसको ध्यान रखना है। निस्यंदक सिद्धांत या निस्यंदक क्षीणन सिद्धांत जो एटेन्यूएशन की बात करता है वो कौन है, वो है आपकी एन ट्रीजमैन। ठीक है, ये बात करती है किसके बारे में, ये बात करती है आपके फिल्टर अटेन्यूएशन थ्योरी के बारे में। ठीक है, कौन बात करेगा, आपके ट्रीजमैन। ब्रॉडबैंड किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले फिल्टर थ्योरी के बारे में। जो भी आप सिग्नल सुन रहे हैं आ रहा है, फिल्टर हो जाएगा और उसको आप अटेंड कर लेंगे। ट्रीजमैन किसकी बात कर रहे हैं, आपके फिल्टर अटेन्यूएशन थ्योरी की। अब ये जो जॉनस्टन एंड हाइंस है किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आपकी मल्टीमोड थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो मल्टीमोड थ्योरी के बारे में कौन बात करता है, जॉनस्टन एंड हाइंस। एंड मिलर कौन बात कर रहे हैं, आपके मैजिक नंबर के बारे में। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके साथ देखिए सी के साथ 1, केवल उनको ये प्राप्त करना है आपको इसके बारे में जानकारी है या नहीं। सी के साथ 1 जैसे ही आप अटैच करते हैं, सी के साथ 1 केवल आपको एक ऑप्शन में दिया हुआ है और यहां से आपका ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट टाइम के लिए भी इसको आप ध्यान रखेंगे, अगली बार हो सकता है आपको यहाँ पर चेरी का कंसेप्ट दे दें कि यहाँ पर पहली बार किसने बताया आपको इस प्रकार से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है चेरी वाला कंसेप्ट। और फिफ्थ को हमने एलिमिनेट कर दिया है। सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, सारा कुछ कहां से चल रहा है, आपके सिग्नल, अटेंशन, ये सब चल रहा है। ठीक है, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग, क्या बोल रहा है सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक संद्रुत ध्यान यानी कि सस्टेन्ड अटेंशन को प्रभावित नहीं करता है। संद्रुत ध्यान, सस्टेन्ड अटेंशन, सेंसरी मोडालिटी, टेम्परल अनसर्टेनिटी, क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस या फिर कॉग्निटिव सेट। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपके सस्टेन्ड अटेंशन को, संद्रुत ध्यान को प्रभावित नहीं करता है।
संवेदन प्रकारता, कालिक अनिश्चितता, संज्ञानात्मक विन्यास, उद्दीपक की स्पष्टता या फिर अनुत्तरित प्रश्न। सबसे पहले आपको ये समझना है सस्टेन मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुना होगा आपने, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो क्या हो जाए, जो सबको सस्टेन कर जाए, यानी कि सबका काम चल जाए और कितने समय के लिए चले, ये चले आपके दीर्घ काल तक के लिए, है ना, यानी कि लघु काल तक के लिए ना चले, आपके लॉन्ग टर्म के लिए चले, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेन्ड डेवलपमेंट। अब उसी सस्टेन को उठा के कहां लगा दीजिए, अटेंशन। ऐसा अटेंशन जो क्या चल रहा है, लंबे समय तक चल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कैसा अटेंशन होना चाहिए आपका, आपका सस्टेन्ड अटेंशन होना चाहिए। डिवाइडेड या फिर कोवर्ट ओवर्ट जो भी है वो नहीं होना चाहिए। अटेंशन कैसा होना चाहिए आपका, सस्टेन, ठीक है। भले ही आपको मोनोटोनी लग रहा है कि बोर हो रहे हैं, पढ़ाई करते हुए मन नहीं लग रहा है, फिर भी अगर आपको परीक्षा पास करनी है, ये एपी बनना है, चीजें करनी है आपने जीवन में, तो आपको अटेंशन कैसा देना होगा, सस्टेन। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी चले तूफान चले, कुछ भी हो, आपको अटेंशन सस्टेन रखना है इस वीडियो के ऊपर या जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। और कैसा, वो लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक आप इस चीज को अटेंशन या अटेंटिव रूप से इसको आप कर पा रहे हैं, वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा सस्टेन अटेंशन। अब जैसे ही आपने समझ लिया इस सस्टेन अटेंशन के बारे में, तो आपको केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। टेम्परल अनसर्टेनिटी, कालिक अनिश्चितता, ठीक है, क्या ये प्रभावित करेगी, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है, जिसको प्रभावित नहीं करती है उसकी बात। अगला देखिए, संवेदन प्रकारता, सेंसरी मोडेलिटी, बट ऑब्वियस सी बात है, और क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस। जितना क्लियर स्टिमुलस रहेगा उतना आप जो है उसको अच्छे से कर पाएंगे, नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉग्निटिव सेट की कोई भी बात नहीं है। संज्ञानात्मक विन्यास आपको यहाँ पर कुछ भी रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। कॉग्निटिव सेट यहाँ पर कुछ भी बात नहीं करेगा, इसलिए संवेदन प्रकारता, कालिक अनिश्चितता और उद्दीपक की स्पष्टता जो है, क्या है, ये फैक्टर हैं जो क्या इन्फ्लुएंस करेंगे आपका सस्टेन अटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे सेंसरी मोडेलिटी मतलब क्या है, यहाँ पर संवेदन प्रकारता से मतलब क्या है कि आप जो स्टिमुलस को, जहां पर आपका ध्यान है, क्या आप कोई गाना सुन रहे हैं, क्या आप कोई वीडियो देख रहे हैं, क्या आप कुछ फील कर रहे हैं, टच महसूस कर रहे हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करेगा आपके सस्टेन अटेंशन को, ठीक है। अगर मान के चलिए कुछ टच है, कुछ ठंडा आपको टच कर रहा है, तो कब तक करेगा, आपका ध्यान कब तक रह सकता है कि उसको आप सह पाए, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर हो रही है। क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस और उसी के साथ साथ टेम्परल अनसर्टेनिटी भी काम करती है। नेक्स्ट टाइम के लिए ये सवाल अच्छा है, पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन आपसे इतना डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, घुमा फिरा के आपसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 128, और अगर आप इसको देखें, सारा का सारा आपके सिलेबस से सिंक है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है अभी तक, ठीक है। हाँ, डिटेल में आपको डिटेल में पढ़ाई करनी है, डिटेल में स्टडी करनी है। ऑब्वियसली अगर आप पीवाईक्यू सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो चिंता वाली बात नहीं है आपके। अगर इनमें से, इन 300 सवाल में से कुछ भी अगर गलती से उन्होंने आ गया, तो आप इसको गारंटी सवाल सही निकाल कर लेकर जाएंगे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर, और आप एक बात लिख के रखिए यहाँ पर, गारंटी। आप आरपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बोलिए यस। अगर आप हमारी सलाह माने, आप पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दीजिए। पीवाईक्यू लगाना है किसके, यूजीसी नेट के। यूजीसी नेट के पीवाईक्यू आपको 80% से लेके 90% आपको दूसरों के कंपैरिजन में आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। ये बात लिखित हो गई है, अब यहाँ पर रिटर्न में आपको दे सकते हैं। 80% से 90% आपका स्कोर बढ़ जाएगा। आपको पहले से मालूम रहेगा सवाल कैसे आने वाले हैं, कहां से आने वाला है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इस यूजीसी नेट के सवालों की, उतना आपको फायदा मिलेगा इसके अंदर। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑब्वियसली आपने मेंबरशिप ली हुई है, इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन सवालों को तो करना ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यूजीसी नेट के सवालों को भी करना है आपके लिए जरूरी, अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो। इसी बार में, और क्लियर नहीं करना है, हाई स्कोर लाना है, ताकि आपको इंटरव्यू वगैरह में जाके आगे आप दूसरों से और आगे रह पाए, ठीक है। तो पीवाईक्यू लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप चाहे तो हमारी पीवाईक्यू ई पुस्तक से लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, या आपके पास जो भी कोई किताब है उस वो भी ले लीजिए आपने, लेकिन पीवाईक्यू लगाना मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि ये सवाल सीधा सीधा आपके पीवाईक्यू से आया हुआ है यूजीसी नेट की, और एक बार नहीं, यूजीसी नेट में 10 दफे आ चुका होगा ये सवाल, ठीक है। ओके, सवाल क्या बोल रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम टू रेसेसिव जीन इनहेरिटेंस। निम्नलिखित में से कौन सा विकार दो अप्रबल गुणसूत्र वंशानुगतता का परिणाम है, ठीक है, वंशानुगतता का परिणाम है। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस और डाउन सिंड्रोम। टर्नर संलक्षण, क्लाइनफेल्टर संलक्षण, सिस्टिक फाइब्रोसिस और डाउन संलक्षण। अगर आपको जानकारी नहीं है किसी प्रकार से जानकारी नहीं है, ये सवाल द मोस्ट इजीएस्ट सवाल अभी तक का, ठीक है। ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। ऑब्वियसली 20 से 20,000 हर्ट्ज की बात नहीं कर रहे हैं, वो सवाल तो है ही, लेकिन ये सवाल जितना दिखने में डरावना है, उतना ही ये करने में आसान है। द मोस्ट इजी क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इन तीनों में से
अगर आप कॉमन चीजें उठाना स्टार्ट करें, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए, 2 रेसेसिव जीन। यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जीन की। और अगर आप अपना आरपीएससी का सिलेबस देखेंगे, अगर आप अपना आरपीएससी का सिलेबस देखेंगे, पहली जो लाइन लिखी हुई है सिलेबस पे, यूनिट 1 स्टार्ट होते ही पहली जो लाइन लिखी हुई है जीन्स एंड एक्सप्रेशंस, वहां से सवाल लिया हुआ है। ठीक है, सवाल वहीं से लिया हुआ है। आपका डाउन सिंड्रोम, आपका क्लाइनफेल्टर और आपका टर्नर, ये तीनों किस प्रकार के हैं? ये तीनों आपके गुणसूत्र वाले डिसऑर्डर हैं। ठीक है, कौन से वाले हैं? गुणसूत्र वाले। अब पूछेंगे आप गुणसूत्र क्या होता है? ये है आपके क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं मानव शरीर में? आपके 23 होते हैं। ठीक है, ये आपके माता के 23, ये आपके पिता के 23। जब इनका मिलाप होगा तो कितने बन जाएंगे? 46 हो जाएंगे। 46 से एक जाइगोट फॉर्म होगा, जो आप फॉर्म हुए हैं आज की तारीख में। एंड देन इसका डेवलपमेंट होते होते एक प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, जहां पे क्या होता है, एक सेल 2 भाग में डिवाइड होता है, फिर ये सेल 2 भाग में डिवाइड होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पे हुआ 2 में डिवाइड, फिर ये वाले आगे जाके 2 में डिवाइड होंगे और इस प्रकार से जाके आपका माइटोसिस होता है और सेल का डिवीजन होता है। जब इन्हीं सेल का डिवीजन n नंबर से बढ़ जाता है, मतलब इन्फिनिटी बढ़ जाता है, कोई सीमा नहीं है, ठीक है, तब क्या होता है, तब आप यहाँ पर कैंसर का शिकार होते हैं। खैर, उसकी बात करेंगे हम जब उनसे संबंधित सवाल आएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए आप, डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21 या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम, ये सभी जो डिसऑर्डर हैं, ये सभी जो विकार हैं, किसके हैं? ये है आपके किसके? ये आपके गुणसूत्रों के हैं, ये आपके क्रोमोसोम के हैं, ना कि जीन के। ठीक है, जीन अलग चीज होती है और क्रोमोसोम अलग चीज होती है। ये जीन के डिसऑर्डर नहीं है कदापि। जैसे ही आपने लर्निंग ले ली, समझ लिया आपने, तो आप इसको एलिमिनेट 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 एलिमिनेट। ये तो अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो अनुत्तरित प्रश्न, ये तो जाना ही नहीं है एग्जाम के दिन। ये तो सवाल आएगा ही नहीं जो आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सारे का आंसर करके आएंगे और सही आंसर करके आएंगे। सही आंसर क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सारे किस प्रकार के हैं? ये आपके क्रोमोसोम डिसऑर्डर हैं। ठीक है, क्रोमोसोम में दिक्कत होगी तो आपको ये पकड़ा जाएगा, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस केवल ऐसा है जहां पर क्या है, आपको इनहेरिट कर लेंगे आप क्या प्रकार के 2 रिसेसिव जीन्स अपने माता या पिता से। अब यहाँ पे आपको देखना है सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर होता क्या है। ये देख रहे हैं आपके फेफड़े, ये लंग्स देख रहे हैं आप यहाँ पर। सिस्टिक फाइब्रोसिस CF इज अ हेरिडिटरी जेनेटिक डिजीज। किस प्रकार की है? ये एक जेनेटिक है, जीन वाली है। ठीक है, गुणसूत्र वाली नहीं है। विच रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ थिक स्टिकी म्यूकस। ठीक है, म्यूकस जैसी चीज जो है प्राइमरीली इफेक्ट करती है किसको? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को और अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, लेकिन आपके लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार के लिए आप दे रहे हैं, आरपीएससी पूछ लेगा आपसे सिस्टिक फाइब्रोसिस में कहाँ इफेक्ट होता है? रेस्पिरेटरी में होता है, लंग्स में होता है, कहाँ होता है? ठीक है, तो आप क्या आंसर करेंगे? रेस्पिरेटरी में होता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ये ज्यादातर देखने को मिलता है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। ठीक है, तो केवल अगर आपको इतना फर्क मालूम है कि जीन और आपके जो गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम है, उसमें क्या फर्क होता है। अब यहाँ देखिए हिंदी में क्या गलती की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार 2 अप्रबल गुणसूत्र वंशानुगतता का परिणाम है? अब हिंदी में जो भी कर रहे हैं वो पता नहीं, यहाँ पर देखिए आपको लेकिन इंग्लिश का सहारा लेना है। ठीक है, कंप्लीट हिंदी देख ले जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। आराम से देखिए, इसके भरोसे पे आराम से आप सिस्टिक फाइब्रोसिस मार्क कर सकते हैं आराम से। लेकिन यहाँ पे नहीं, आपको डाउट पैदा कर देगा अगर आप हिंदी अच्छे से नहीं समझ पा रहे, तो पॉसिबल नहीं है उतने पहले के टाइम में आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये सलाह है आपको कि हिंदी अंग्रेजी दोनों देखना है आपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर कंप्लीट हिंदी पे है तो इंग्लिश एक बार आप देख लें और जो आप बता रहे हैं वीडियो सीरीज में उसको आप फॉलो कर लें, आराम से निकल जाएगा खेला आपका। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस आपको कहां पर हो रहा है ये आपने देख लिया। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम सारे आपके क्रोमोसोम वाले हैं। कहीं 21 टूटेगा, कहीं 20 टूटेगा और कहीं आपको अल्कोहल वगैरह की वजह से दिक्कत होगी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 129, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चेंज कैसे बताएं आपको? In a physical stimulus, to notice a difference in the intensity of the stimulus is known as। उद्दीपक की तीव्रता में अंतर ज्ञात करने के लिए भौतिक उद्दीपक की न्यूनतम मात्रा में परिवर्तन माना जाता है। अगर आप जाएंगे 5वीं क्लास, I mean 5th चैप्टर खोलेंगे अपनी एनसीईआरटी का, सेम स्टेटमेंट वहां पे मिल जाएगा। मिल जाता है तो आके जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि यस हमको सेम स्टेटमेंट मिला है। ठीक है, तो एनसीईआरटी इज IMP फॉर दिस एग्जामिनेशन, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, एनसीईआरटी आपने लगाना है और ये आपको अनेक जनरल साइकोलॉजी बुक्स में भी मिल जाएगा। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड नहीं है, डिफरेंस नहीं है, ये क्या है आपका? जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। ठीक है, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। और जो आपको ऊपर लिखा था हमने AL और DL, वो यही है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और आपका डिफरेंस थ्रेशोल्ड। ठीक है, अवसीमा की बात कर रहे हैं, अवसीमा की बात कर रहे हैं। और देखिए अभी तक आपको यहाँ पर सबलिमिनल परसेप्शन, खैर आगे देखेंगे अगर सवाल आता है तो। ठीक है, आसान सवाल है, आंसर है इसका करेक्ट 3।
अब अगला सवाल देखिए, द क्लासिक विजुअल क्लिप स्टडी ऑन डेप्थ परसेप्शन, ठीक है, गहनता प्रत्यक्षण के ऊपर कंडक्ट किया गया था किसके ऊपर? इन्फेंट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, एडल्ट के ऊपर या फिर ओल्ड पीपल के ऊपर? सिंपल सा इसका आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, इन्फेंट के ऊपर ये चीजें की गई थी। गहराई प्रत्यक्षीकरण का प्राचीन दृश्य चट्टान का अध्ययन संपादित किया गया था शिशुओं पर, पशुओं पर, प्रौढ़ों पर, वृद्धजन पर, ये किया गया था आपके शिशुओं के ऊपर, ठीक है। और देखिए जिस प्रकार के भी सवाल आ रहे हैं उसके लिए अगर आप क्या बोले, खैर ठीक है, यहाँ देखिए शिशुओं पर किया गया था। अब ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है डेप्थ परसेप्शन विजुअल क्लिप वाला, ठीक है, अभी आपको यहाँ एक चीज बताते हैं। ये जो आपका वीसी वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था, किसने किया था? ये किया था आपके एलियानोर गिब्सन ने। उनको ये देखना था कि बच्चे जो है वो गहनता प्रत्यक्षण कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगली बार नाम आ जाएगा किसने दिया है एक्सपेरिमेंट, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा, एलियानोर गिब्सन ने इसको दिया हुआ था आपका विजुअल क्लिफ एक्सपेरिमेंट। इसी के साथ आपको एक और ध्यान रखना है, ग्लास क्लिफ, जहां पर हम क्या देखने मिलता है, जहां पर हमको देखने मिलता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स, महिलाओं को जो है समस्या के समय उनको अपर पोजीशन दे दी जाती है, वो होता है आपके ग्लास क्लिफ के अंदर। अब यहाँ देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 131, व्हेन ओपनिंग अ डोर द एक्चुअल इमेज ऑन योर रेटिना चेंजेस ड्रास्टिकली बट यू स्टिल परसीव द डोर एज अ रेक्टेंगल। ये भी आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है, वहां पर जाकर पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको दिया हुआ ऑलरेडी। आकार स्थिरता, रूप स्थिरता, रंग स्थिरता, चमक स्थिरता, सिंपल सा आपका यहाँ पर शेप कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्क आपको जानना है कि शेप कंसिस्टेंसी, साइज कंसिस्टेंसी, कलर कंसिस्टेंसी में क्या फर्क होता है, सवाल आपका निकल जाएगा अगली बार बिना किसी परेशानी के, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। आगे हम मूव करते हैं सवाल नंबर 132 के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादक संरचनाएं होती हैं जो प्रत्येक कोशिका के खालिस्तान में निहित होती है। अब देखिए यहाँ पर मतलब देखिए कॉमन सेंस कैसे लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सवाल आपको ठीक है डिफिकल्ट है, लेकिन इसको अगर आप कॉमन सेंस लगा लेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। सवाल देखिए क्या बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा उत्पादक संरचनाएं होती हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग होती है, जो प्रत्येक कोशिका के खालिस्तान में निहित होती हैं। स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इन द डैश ऑफ एवरी सेल। अब जैसे ही उन्होंने यहाँ पर सेल बोल दिया, इसका ये मतलब जरूरी नहीं है कि वो आप आपके न्यूरॉन सेल या नर्व सेल की ही बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, जरूरी नहीं हो सकता है वो स्टेम सेल की बात कर रहे हो, किसी अन्य की बात भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वहां पर दिया हुआ है डेंड्राइट, आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है डेंड्राइट, तो हम मान के चलेंगे यहाँ पर एक न्यूरल सेल या न्यूरॉन सेल या फिर नर्व तंत्रिका कोशिका आपके पास यहाँ पर उपलब्ध। तो जैसे ही आपको मालूम पड़ गया कि किसकी बात हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की, चलिए मान के चलते हैं आपने नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा बायोलॉजी में आपने माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, ठीक है, और आप हमारे लेक्चर्स कर रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन करना ही नहीं है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर डेंड्राइट तो हटा दो, यहाँ तो होता ही नहीं है। अब देखिए बात करेंगे आपके मेम्ब्रेन की, ठीक है, तो मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी कोशिका झिल्ली, जहां पर आपका पोटेंशियल सोडियम क्लोराइड अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है। तो वहां पे आपने इतना सुना, पढ़ा, देखा आपने क्या, कहां पर कभी भी आपने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की? हमने वहां पर कभी माइटोकॉन्ड्रिया की बात नहीं की, ठीक है। और ऑब्वियसली न्यूक्लियस तो आपका जो एक दिल की तरह होता है, तो वहां भी नहीं होगा। सिंपल सा आंसर क्या बचता है आपका, आपका कोशिका द्रव्य, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है इसका सही आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ उपस्थित होता है, लोकेटेड इन एवरी सेल, हर सेल के अंदर आपको मिलेगा, क्योंकि हर सेल को क्या चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो उस एनर्जी के लिए किसका इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल करता है साइटोप्लाज्म में उपस्थित आपके इसी माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी काम करने के लिए, मिलेगी यहाँ से काम करने के लिए। अब अगला देखिए फिर से एक आसान सवाल, किसको नहीं आता, ये सवाल आपके बहुत ही इजी और स्कोरिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है। तो आप देखिए फिगर ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी कंटिन्यूटी, यस ये होता है। आकृति पृष्ठभूमि समीपता निरंतरता ये होती है। कॉमन रीजन प्रॉक्सिमिटी कंटिन्यूटी ये भी होता है। कंटिन्यूटी सिमिलरिटी क्लोजर ये भी होता है। अब यहाँ देखिए फैसिलिटेशन, ये कहाँ से आता है, डी ऑप्शन देखिए, डी को एलिमिनेट करिए, ठीक है। ये तीनों होता है, ए बी सी, ये आपका सही आंसर है। एनसीईआरटी में मिल जाएगा, किसी अन्य जनरल किताब के अंदर ही मिल जाएगा आपको, और ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो ए बी सी आएगा ही आएगा। अब यहाँ देखिए कॉमन रीजन तक कहानी ठीक थी, क्लोजर तक भी कहानी ठीक था, दोनों आता है, लेकिन फैसिलिटेशन कहाँ से दे दिया है। ये फैसिलिटेशन आप पढ़ते हैं, ये सुगमता पढ़ते हैं कहाँ पर, ये पढ़ते हैं आप सोशल फैसिलिटेशन, आप पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी के अंदर, कि दूसरों को देख के आप जो है परफॉर्मेंस अच्छा होगा, वो हम उसको वहां पर बोलते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या निकल रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3, ए बी एंड सी ओनली, ओके। अगला सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स। मतलब देखिए पॉइंट 5-5 नंबर के लिए कितने आसान सवाल दिए हुए हैं, आप लो स्कोर कर ही नहीं सकते। राइबोसोम्स, आरएनए, एमिनो एसिड और डीएनए कहाँ होते हैं आपके अनुवांशिक गुण, कहाँ उपस्थित होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, डीएनए में, ठीक है। डीएनए इसका सही आंसर है। फिफ्थ को हटा दो, फिफ्थ को हटा दो, यहाँ से करना ही नहीं है मार्क, भूल के भी मार्क नहीं करना है। फिफ्थ की तरफ जाएंगे
तो लेक्चर्स याद करिएगा क्या बताया हुआ है, उसको उस हिसाब से अप्लाई करें। अब यहाँ देखिए जैसे ही आया राइबोसोम, राइबोसोम तो होगा नहीं, आरएनए होगा नहीं, अमीनो एसिड भी आपका यहाँ पर होगा नहीं। हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए 135। फाइव घटना के पीछे सिद्धांत है, फाइव फेनोमेना किसने दिया है, मैक्स वर्टहाइमर ने। इल्यूजन ऑफ ब्राइटनेस, डिस्टेंस, साइज, मूवमेंट किसका होता है प्रिंसिपल, ये किसका भ्रम है, ये भ्रम है आपके गति का, ठीक है। इल्यूजन ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे चमकेगा फिर यहाँ चमकेगा, एक बार यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, आपको लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ए यहाँ से उठ के बी पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 136। क्या बोल रहे हैं, व्हाट मोलिक्यूलर डेप्थ क्यू कैन बेस्ट एक्सप्लेन व्हेन रेलरोड ट्रैक्स अपीयर टू कम टुगेदर इन द डिस्टेंस। सीधे सीधे एनसीईआरटी उठाओ, पढ़ो, आंसर वहीं से निकाला हुआ है। अगली बार आपको जरूर पूछेंगे, यहाँ मोनोक्यूलर पूछा हुआ है, अगली बार आप बाइनोक्यूलर के लिए तैयार रहिएगा, आएगा ही आएगा सवाल बाइनोक्यूलर के ऊपर। आपका रेटिनल डिस्पैरिटी, कन्वर्जेंस जो भी होता है, कन्वर्जेंस देखिए दिया हुआ है, लीनियर पर्सपेक्टिव का सही आंसर है। एनसीईआरटी में सेम टू सेम स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, रेखीय परिदृश्य। इसका ये मतलब नहीं है एनसीईआरटी से पूरा आता है, लेकिन आपको पढ़ना होगा वहां से भी, ठीक है। बेसिक टू एडवांस पूरा कवर करना होगा। टेक्सचर ग्रेडियंट की बात भी नहीं है, ओवरलैप की बात भी नहीं है, और कन्वर्जेंस की बात भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। अब अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अगेन आपका एक आसान सवाल है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। इंफीरियर कॉलिकली ऑडिटरी फंक्शंस, सुपीरियर कॉलिकली विजुअल फंक्शंस, टेगमेंटम, सबस्टेंशिया नाइग्रा और सेरेबेलम स्लीप। जैसे ही आपने ये देखा, आपके सेरेबेलम का, आपके इस सेरेबेलम का कोई संबंध नहीं है आपकी निद्रा के साथ में, ठीक है। मेडुला पोन्स का क्रूज दिया होता हम सोचते भी, लेकिन यहाँ पर आपके स्लीप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, किसका, आपके सेरेबेलम का। सेरेबेलम का काम क्या है, आपके कोऑर्डिनेशन, बॉडी मूवमेंट, इस सबको स्थापित करना, उन सब की बातें करना। अगर यहाँ बॉडी मूवमेंट, काइनेस्थेटिक या ऐसा कुछ दिया होता तो शायद हम और कुछ सोचते, ठीक है, लेकिन 5 तो ऑलरेडी हटा दिया है हमने। इंफीरियर कॉलिकली, सुपीरियर कॉलिकली, टेगमेंटम आपके सबस्टेंशिया नाइग्रा से जुड़ा हुआ है, इसको बराबर सही मैच किया हुआ है, लेकिन सेरेबेलम जो है आपका, वो आपके स्लीप के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर सेरेबेलम जो है बिल्कुल भी सही मैच नहीं है। अगला देखिए सवाल है मोशन सिकनेस से। मोशन सिकनेस, अब यहाँ पर देखिए जो ऊपर अपने सेरेबेलम किया उसी से संबंधित सवाल है आपका मोशन सिकनेस। क्यों, अभी आपको समझ में आएगा जैसे ही आपको आंसर एक्सप्लेन करेंगे वैसे ही। मोशन सिकनेस ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स। अब क्या होंगे, परस्पर विरोधी संकेत आना स्टार्ट होंगे। सेंट फ्रॉम द खालिस्तान एंड फ्रॉम द खालिस्तान, खालिस्तान से एवं खालिस्तान से भेजने का परिणाम है, ठीक है। तो ये मोशन सिकनेस होती क्या है, गति अस्वस्थता होती क्यों है ऐसा। कभी अगर आप यहाँ पर झूले में बैठे हो, मैरी गो राउंड क्या बोलते हैं उसको, बड़ा वाला जो झूला होता है, ठीक है, उसमें कभी अगर आप बैठे हो तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। सिग्नल कहाँ से भेजे जाते हैं, सेंट्रॉम। देखिए ब्रेन सिग्नल भेजेगा, कॉन्शियस भेजेगा, आइज भेजेंगी, ऑब्वियसली आपकी आइज भेजेंगी, दो ऑप्शन बचते हैं, और फ्रॉम द वेस्टिबुलर ऑर्गन। ये दोनों सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही होता है। आंखें और वेस्टिबुलर अंग जो है ये क्या करते हैं, ये आपको सिग्नल भेजते हैं, इनके बीच जो है कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता है और आपको जो है मोशन सिकनेस होती है। और अभी आपको समझ में आएगा मेलियस, इनकस और स्टिरप का जो आपके कान में जो आप पढ़ते हैं उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिबुलर एपरेटस, ठीक है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 छोटी छोटी हड्डियां यहाँ पर है, ये क्या करती हैं, ये गलत सिग्नल, मतलब आपकी आंखें कुछ और सिग्नल भेज रही हैं और लेकिन ये जो है कुछ अलग सिग्नल भेजते हैं, और इसी वजह से जो है प्रॉपर आपको जो है मोशन सिकनेस का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो आईज एंड वेस्टिबुलर ऑर्गन जो है यहाँ सही आंसर है। ब्रेन और इंटरनल ऑर्गन कोई संबंध ही नहीं है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस कोई बात ही नहीं है, और आई ब्रेन भी कोई बात नहीं है। और फिफ्थ तो आपको मार्क करने देंगे नहीं हम। अब अगला सवाल देखिए, एक अप्लाइड बेस का सवाल है, ठीक है। आपको भी रख सकते थे यहाँ पर, लेकिन इन्होंने किसको रखा हुआ है, रात में एक हिरण को रखा हुआ है, ठीक है। रात में एक हिरण की समीप आती हुई कार की हेडलाइट के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया करने की अक्षमता कौन सी संवेदी घटना के कारण होती है। आंसर आपको मालूम है, आपकी जुबान पे है, लेकिन वो सही से आप अप्लाई कर पाए उतनी ही कहानी है एग्जाम के अंदर। A deer's inability to quickly respond to the headlights of an approaching car at night is due to what sensory phenomena? अब रात में क्या डियर के पास मोबाइल है, सॉरी डियर या डीर जो भी आप बोले, क्या उसके पास मोबाइल है, क्या टॉर्च है, क्या कुछ है, नहीं। रात में क्या रहेगा, अंधेरा। बस एग्जाम्पल याद कर लीजिए हमारा वो वाला, जहां पर आप क्या करते हैं, सिनेमा हॉल में, मूवी थिएटर में खाना खा के, मतलब मूवी देख के आप निकलते हैं बाहर। सेम चीज डियर के साथ भी हो रही है, डीर के साथ भी हो रही है, ठीक है। अंधेरे में है वो, एकदम से क्या होगा, कार एट नाइट। अब कार आएगी तो क्या लेके आएगी, रोशनी, रोशनी यानी कि लाइट लेके। अब फर्क कितना है बस आपको ये मालूम होना चाहिए, डार्क एडेप्टेशन की बात हो रही है, लाइट एडेप्टेशन की बात हो रही है, और यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डार्क एडेप्टेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
इन दोनों को अगर आप समझना है, जाके चुपचाप कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी खोलनी है, वहां आपको अभी तक जितने सवाल आ रहे हैं सीधे सीधे एनसीईआरटी से आ रहे हैं, कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। आफ्टर इमेज भी वहां मिल जाएगा, ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी नहीं मिलेगी, और इसीलिए तो आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं। ये जो थ्योरी है आपकी ओपीटी किसके द्वारा दी गई है? आपके हेरिंग के द्वारा दी गई है, ठीक है। इवाल्ड हेरिंग ने दी है आपको 1800 के आसपास ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे कलर की। अगर आपको ये नहीं पता है आरजीबी क्या होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है, मेन कलर होते हैं आपके रेड ग्रीन ब्लू। इस थ्योरी के अंदर कैसी बात करते हैं? रेड के साथ ग्रीन की बात करेंगे, रेड के साथ ग्रीन की बात करेंगे, ब्लू के साथ येलो एसोसिएट, अपोनेंट बोल रहे हैं ना, अपोनेंट यानी क्या होते हैं? आस पड़ोस वाले, आई मीन आमने सामने वाले। और ब्लैक के साथ व्हाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो आप किस प्रकार से चीजों को देखते हैं, क्या सिग्नल जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। रेड ग्रीन ब्लू येलो ब्लैक व्हाइट लिख के रख लो, 100% सवाल आएगा आपका यहाँ पर कि इसको प्रॉपर इनमें से कौन सा अरेंज नहीं है एज पर ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, ठीक है। ये आप ध्यान रखना है, रेड के साथ ग्रीन जाएगा, ब्लू के साथ येलो जाएगा, ब्लैक के साथ व्हाइट जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। लाजमी सी बात है, इसको आप एग्जाम के पहले भूल जाएंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा रट लेंगे एग्जाम के पहले, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है, और हम नहीं चाहते कि आप हमारे लेक्चर देख के इसको मार्क करें, सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ इसको मार्क करने का, और सही सही मार्क करेंगे एग्जाम के अंदर आप क्या? ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? एवाल्ड हेरिंग के द्वारा। और 3 प्रकार के कलर बताए गए हैं कॉम्बिनेशन उसके अंदर, आपका रेड के साथ क्या जाएगा? ग्रीन जाएगा, ब्लू के साथ येलो जाएगा, और ब्लैक के साथ आपका व्हाइट जाएगा वहां पर। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज मेटाकॉग्निशन? इसलिए बोल रहे हैं भैया, यूजीसी नेट के पीवाईक्यू लगा लो लगा लो लगा लो, ठीक है, फायदा होगा। व्हाट इज मेटाकॉग्निशन? मेटा संज्ञान क्या है? वंस एबिलिटी